भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा। भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास को मानव के जन्म से लेकर आज के आधुनिक भारत के बनने तक के पूरे सफर को देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि धरती पर सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 53 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए। धीरे धीरे कई प्रकार के मानव धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात वह लुप्त हो गए। अगर आज के मानव की बात करें, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, वह होमो सेपियंस लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में धरती पर अस्तित्व में आया। माना जाता है कि सबके पूर्वज अफ्रीकी ही थे। भारत के इतिहास को हम युगों के अनुसार देखते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस समय के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौने आदि से प्राप्त होती है। स्टोन एज यानी कि पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक निर्भर था, जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। पाषाण युग 5 लाख से 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में इस क्षेत्र में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए हथियार भी खोजे गए हैं। इसके 3 चरण माने जाते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। अभी तक भारत में पुरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र है। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण 1 लाख से 80 हजार वर्ष पूर्व का है। माना जाता है 75,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया और उसी समय ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। इसके बाद आया कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे और रांगे की मिश्र धातु का उपयोग किया। इतिहास के ग्राफ पर देखा जाए तो यह समय ताम्र युग और लौह युग के बीच का था। कांस्य युग की सबसे खास बात यह थी कि इस युग में मनुष्य ने शहरी सभ्यताओं में बसना शुरू कर दिया था और दुनिया भर में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। इस युग के लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में नई तकनीक विकसित की और तांबा, पीतल, सीसा और टिन का उत्पादन किया। भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी, जिसका सबसे आधुनिक बसा शहर हड़प्पा उस जमाने की उत्कृष्ट कला का एक बेहतरीन नमूना है। प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। अब शुरुआत होती है भारत के अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। इस काल की शुरुआत वैदिक काल से होती है। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। माना जाता है कि आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा, लेकिन आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही DNA अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। इसीलिए आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी और आर्य भारतीय मूल के ही थे। आर्य लोग खानाबदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था।
बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी। आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। यही वह समय था जब महावीर और बुद्ध का आगमन हुआ। उपमहाद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा। वैदिक काल के अंत में 700 से 500 ईसा पूर्व में महानगरों और बड़े राज्यों यानी महाजनपद का उदय हुआ। महा शब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक में फैला हुआ था। उस समय संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित थी। इससे उस युग में भारत की एकता की साफ झलक दिखाई देती है। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहें कि महाजनपद स्थापित हो चुके थे, जैसे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी या व्रजी, मल्ला, चेड़ी, वत्स, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसैन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। वहीं इनमें सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता था। करीब 520 ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में फारसी और यूनानियों के आने की शुरुआत होती है। फारसी साम्राज्य के राजा पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे थे। 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व में इन्होंने हिंदू कुश के दक्षिण के रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इनके बाद 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का राजा सिकंदर अफगानिस्तान होते हुए पश्चिमोत्तर भारत पहुंच गया। सिकंदर के भारत आने के बारे में कोई भारतीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। सिकंदर के विजय अभियान की बात केवल यूनानी तथा रोमन स्रोतों में उपलब्ध है। सिकंदर का सामना राजा पोरस से होता है। सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ, जो हाइडेस्पीच का युद्ध कहलाता है। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य के तहत पूरा उत्तर भारत था। यह प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप से व्यापक एवं राजनीतिक और सैन्य मामले में बहुत शक्तिशाली राज्य था। सम्राट अशोक इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। मौर्यों के पतन के बाद शुंग राजवंश ने सत्ता संभाली। शुंगों ने 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। 180 ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो स्किटियन, इंडो पार्थियन और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। तीसरी शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला, सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क ने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक राज किया। 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी का समय, इस काल में दक्षिण भाग पर चोल, चेर और पांड्या का शासन रहा और इसी समय में अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ, संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। इसके बाद आया गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया। 500 ईस्वी से 606 ईस्वी का समय, इस युग में हूणों के उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत से छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का समय, इस समय हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने भारत की यात्रा की। हूणों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। यह वह समय था जब डेक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए थे। दक्षिण राजवंश 500 ईस्वी से 750 ईस्वी। इस दौर में चालुक्य, पल्लव और पंड्या साम्राज्य पनपा और पारसी भारत आए। 750 से 1000 ईस्वी। इस समय उत्तर भारत और डेक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था, जिनमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था, जो अपने समय में सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। इसी दौर में राजपूत कुलों का उदय हुआ। इस अवधि में ही भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का भारत में प्रवेश माना जाता है। 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर सेना द्वारा, जो कि फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को
997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमले करना आरंभ किया। 12वीं सदी के अंत तक भारत पर तुर्क, अफगान तथा फरसी आक्रमण बहुत तेज हो गए थे। मोहम्मद गौरी के बारंबार आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में दिल्ली के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर पश्चिमी आक्रांताओं का कब्जा हो गया। हालांकि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हराकर वापस लौट गया, पर उसके गुलामों ने दिल्ली की सत्ता पर राज किया और आगे यही दिल्ली सल्तनत की नींव साबित हुई। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। अब भारत में शुरुआत होती है मुगल वंश की। फरगाना वैलर, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, कि तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। बाबर के बाद मुगलों की कई पीढ़ियों ने भारत पर शासन किया। मुगल वंश अगले 300 वर्षों तक चला। सन 1600 तक मुगल वंश ने ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। कहा जा सकता है कि मुगल वंश के पतन का कारण मराठा ही थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। उपनिवेश और ब्रिटिश राज की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेकों यूरोपीय देशों, जो कि भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश में स्थापित शासित प्रदेश, जो कि आपस में युद्ध करने में व्यस्त थे, का लाभ प्राप्त किया। यूरोपीय देशों की आपसी लड़ाई में ब्रिटिशों ने पुर्तगाल, डच और फ्रांस को हरा दिया और 1840 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने में सफल हुए। 1857 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे थे। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से जाना जाता है। के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चला। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ता गया। खासतौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे प्रांतों में महात्मा गांधी ने दोनों धार्मिक समुदायों से एकता बनाए रखने की भी अपील की। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, मगर देश का विभाजन कर दिया गया। दोस्तों, दुनिया में कई सभ्यताओं जैसे ग्रीक, रोमन और मिस्र ने उदय और पतन देखा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इससे अछूती रही। इस देश पर एक के बाद एक कई आक्रमण हुए, कई साम्राज्य आए और अलग अलग हिस्सों पर शासन किया, लेकिन भारतवर्ष की अदम्य आत्मा पराजित नहीं हुई। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे जीवंत गणराज्य के तौर पर विश्व में देखा जाता है। यह एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति और दक्षिण एशिया का एक प्रभावशाली देश है।